दोस्तों जय हिंद। आप देख रहे हैं द न्यू भारत और द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद जताते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज की शाम हम लेकर आए हैं टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव के साथ। दरअसल कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण यह कार्यक्रम कल शाम नहीं हो पाया, इसलिए कल का स्थगित कार्यक्रम आज की शाम हम लेकर आए हैं। घड़ी बजाने वाली है 8:30 और हम लेकर आते हैं टीएनबी किताब शनिवार की, और जिसमें प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ बातचीत करते हैं चयनित किताबों पर। वह किताबें जो आपके ज्ञानकोश को बढ़ाती हैं, आपके शब्दकोश को बढ़ाती हैं और आपको साहित्य से और जीवन और समाज से रूबरू करवाती हैं। तो आइए बिना किसी अन्य भूमिका के जोड़ते हैं आदरणीय जितेंद्र सर को। सर, स्वागत है आपका द न्यू भारत के इस खास कार्यक्रम में। सर अनम्यूट करें सर। जी सर। कुछ समस्या हो रही। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद रवि। और आज जैसा कि आपने कहा, हम लोग कल के स्थगित कार्यक्रम को एक तरह से पूरा कर रहे हैं। हर शनिवार हम जी। लोग मिलते हैं। हर शनिवार हम लोग दो किताबों पर चर्चा करते हैं। आज भी हम लोग दो किताबों पर चर्चा करेंगे और ये दो किताबें हैं कवि आलोचक दुर्गा प्रसाद गुप्त का संग्रह है अकेलेपन में भी इश्क सूफी है। ये किताब है, बहुत अच्छा कविता संग्रह है। और दूसरा जो है वो झारखंड की कवित्री हैं कलावंती सिंह, उनका कविता संग्रह है 40 पार की औरत। अ, हम इस संग्रह की भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करते हैं अकेलेपन में भी इश्क सूफी है, दुर्गा प्रसाद गुप्त के संग्रह की। जैसा कि मैंने कहा, कवि आलोचक, बल्कि इसको ऐसे कह सकते हैं आलोचक कवि। वैसे तो दुर्गा प्रसाद गुप्त अ, मूलतः कवि हैं अपने स्वभाव में भी, और उनकी कविताएं भी यही बताती हैं। लेकिन जैसा कि होता है, किसी की छवि पहले किसी और रूप में बन जाती है, किसी की छवि किसी और रूप में। तो दुर्गा प्रसाद गुप्त की छवि एक आलोचक के रूप में पहले बन गई, और उनकी आलोचनात्मक कृतियों ने व्यापक हिंदी समाज का, अकादमिक समाज का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। आधुनिकतावाद पर उनका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। मध्य वर्ग को लेकर उन्होंने बहुत सारा काम किया है। कविताओं पर बहुत सारी टिप्पणियां उनकी प्रकाशित हैं। बहुतेरा कह सकते हैं कि आलोचनात्मक लेखन अ, उन्होंने किया है, जिसका व्यापक स्वागत हुआ है। आज हम उनके कविता संग्रह की चर्चा करेंगे। उनका पहला कविता संग्रह जहां धूप आकार लेती है के नाम से प्रकाशित हुआ था, और हिंदी समाज ने उसे बहुत प्यार दिया, बहुत स्वागत किया था उस संग्रह का। उनका यह नया संग्रह अकेलेपन में भी इश्क सूफी है, वाणी प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित है। बहुत सुंदर साज सज्जा के साथ प्रकाशित है। और इसका आवरण जो है वो प्रोफेसर दुर्गा प्रसाद गुप्त की सुपुत्री शगुन गुप्ता ने बनाया है। बहुत अच्छी चित्रकार हैं, युवा चित्रकार हैं अभी, और फाइन आर्ट की वो पढ़ाई भी की है उन्होंने पिछले दिनों। तो बहुत अच्छा आप देख रहे हैं इसे कि पेंटिंग बहुत अच्छी है इसकी। इसमें कई तरह की कविताएं हैं इस संग्रह में। जैसा कि एक कवि के जीवन में होता ही है, एक ढंग की कविताएं लिखने वाले कवि बड़े कवि नहीं होते। कई बार तो वो साधारण कवि भी नहीं हो पाते। तो इस लिहाज से अगर देखें तो दुर्गा प्रसाद गुप्त के काव्य संसार में विविधता है। उनके पहले संग्रह में भी यह विविधता थी, उनके दूसरे संग्रह में भी यह विविधता है। यहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी तरह के प्रश्न हैं, सभी तरह की चिंताएं हैं, सभी तरह के विषय हैं।
और अ, कह सकते हैं कि कई बार ऐसे विषयों पर भी दुर्गा प्रसाद गुप्त ने कविताएँ लिखी हैं, जिस ओर कम ध्यान जाता है लोगों का। अरुण कमल ने इस संग्रह की अ, बहुत अच्छी आवरण टिप्पणी लिखी है, जिसे हम लोग फ्लैप कहते हैं। आप सब अरुण कमल जी से परिचित हैं, हमारे समय के बड़े कवियों में से एक हैं। तो इस संग्रह की जो कविताएँ हैं, मैं बल्कि सबसे पहली ही कविता का ज़िक्र करूँ आपसे, तो पहली ही कविता है, अदृश्य हुआ चाहता हूँ। प्रेम कविता है यह। और देखें कि दुर्गा प्रसाद गुप्त की यह प्रेम कविता हमारे समय में लिखी जा रही प्रेम कविताओं से किस तरह अलग है। जब भी स्मृतियों में मूर्त होती हो तुम, स्वप्न देख रहा होता हूँ मैं, प्रेम कर रहे होते हैं स्वप्न में हम। स्पर्श तुम्हारा पिघलाता है पूरी दैहिकता को, जड़ता तोड़ती है तुम्हारी स्मृति। ऐसा क्या कुछ है इस प्रेम में कि पूरा प्रेम नहीं समा पाता इस स्वप्न में। अपने प्रेम के सिवा और कुछ नहीं चाहता मैं, बस अदृश्य हुआ चाहता हूँ तुम्हारे साथ इस सृष्टि में। अद्भुत कविता है। अंतिम पंक्तियों तक पहुंचते पहुंचते अदृश्य हुआ चाहता हूं तुम्हारे साथ इस सृष्टि में, और अपने प्रेम के सिवा और कुछ नहीं चाहता मैं बस। छोटी सी कविता, अपनी पूरी बुनावट में सघन, अपनी अर्थ प्रवणता में सघन, अर्थ की संभावनाओं में सघन। दुर्गा प्रसाद गुप्त की लगभग सभी कविताओं में आपको यह अर्थ प्रवणता मिलेगी। कहीं कोई स्फीति नहीं मिलेगी, जिसे मैं एक बड़ा गुण मानता हूँ। गहरी काव्यात्मकता मिलेगी। जब मैं ये शब्द कह रहा हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत गद्यमय हो चला है परिदृश्य। उसमें इस तरह की कविताएं बहुत सुख देती हैं। एक कविता है इस संग्रह में, जानती हैं बेटियां, छोटी सी कविता है। जानती हैं बेटियां आंसुओं की संवेदनशीलता और कमजोरी अपने पिताओं की, जो टिक नहीं पाते हैं आंसुओं के सामने। जानती हैं वे कि दुनिया से लड़ने वाले उनके पिता कैसे हार जाते हैं अपनी बेटियों और उनके आंसुओं से। बेटियों के बारे में कविता है। मेरा बराबर से ये मानना रहा है कि यदि बेटियों के बारे में लिखी कविताओं को देखा जाए, उनके बारे में लिखे साहित्य को देखा जाए, तो स्त्री विमर्श को नए ढंग से समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है। और एक और अच्छी कविता है, पौंडीचेरी के समुद्र तट पर एक वहाँ मतलब जो कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है, उसको साफ कर रही बुहारती एक स्त्री को देखकर कविता है, जिसमें माई संबोधन का उपयोग किया है कवि ने। ये कवि ही करता है हर जगह। वह उन चीजों को देख लेता है जो सामान्य लोग नहीं देख पाते। तो और इस कविता का जहाँ अंत होता है कि अपने मेहमानों को क्यों नहीं समझाती हो माँ कि समुद्र की विराटता की बजाय अपनी तुच्छता के लिए क्यों लौट जाते हैं वे। तो ये चीज रहती है। इस कवि इसमें दो तीन कविताएं बहुत अच्छी, मतलब अच्छी तो बहुत सारी कविताएं, दो तीन कविताएं अच्छी जब मैं कह रहा हूँ तो कुछ खास कारणों से कह रहा हूँ। एक लंबी कविता है जो एक बैंड मास्टर के लिए कविता है, और वह कविता जो है कई कई कारणों से दृष्टि अ, अपनी ओर खींचती है। शब बखैर कविता का शीर्षक है, और एक लंबी कविता है। एक अ, दलित कलावंत के माध्यम से यह कविता एक तरह से सांस्कृतिक समीक्षा भी प्रस्तुत करती है। बहुत कुछ जो खो रहा है उसको रेखांकित करती है। बहुत सारे पहलू इस कविता के हैं, लंबी कविता के। और बहुत सारी चीज़ें तो अब नई पीढ़ी के लोग जानते भी नहीं हैं, जिनका संदर्भ इस कविता में आया है।
बल्कि मैं कहूँगा कि हम सबके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, नई पीढ़ी के लिए भी ये कविता बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत तरह की उनकी बजाई धुनें याद आती हमें, जो जीवन में उम्मीद का संदेश लेकर आती। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी हो राजा जी। जब वो उसको बजा रहे होते थे, क्लैरिनेट पर इस धुन के बजते ही ड्रम के बीट्स जीवंत हो उठते, ट्रम्पेट के साथ देते ही कितनों के पैर थिरकने लगते, कितने मटकने लगते, कितनों की आत्मा रससिक्त हो जाती, कितनों की अपनी शादी ब्याह की आस तक बन जाती। तो लगातार इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसमें अ, इस कविता में आती हैं। इस कविता में ढेर सारे संदर्भ आते हैं जो अ, कह सकते हैं कि इस कविता को एक स्मृति में बराबर के लिए दर्ज हो जाने वाली कविता में बदल देते हैं, ले जाते हैं। वे अ, तमाम संदर्भ, मतलब 1-2 नहीं, संगीत, इसलिए धीरे-धीरे संगीत के नाम पर फ़िल्मी भजन ही बचे थे हमारे जीवन में। यहाँ तक कि फ़िल्मी गीतों और संगीतों से ही पूरी होती थीं भक्त लोगों की मनोकामनाएँ एवं साधनाएँ, और वे लोग जो अपना गुज़र-बसर लोकगीतों और लोक वाद्यों को गा बजा कर कर लेते थे, उनसे भी फ़िल्मी गानों की माँगें की जाने लगी थीं। सब कुछ समा गया था फ़िल्म में, फ़िल्म उतर आई हमारे जीवन में। कैसे फ़िल्मों ने हमारे पूरे सांस्कृतिक परिदृश्य को बदल दिया, कैसे लोकगीत खत्म हो गए, कैसे जो लोक नाट्य शैलियाँ थीं वो खत्म हो गईं, कैसे जो कलावंत थे इन तमाम लोक कलाओं के, वो दृश्य से बाहर चले गए। ये कविता बहुत मार्मिक ढंग से उसे सामने लाती है और कह सकते हैं कि हमें सन्नाटे में छोड़ देती है, हमें सोचने के लिए विवश करती है कि हमें सोचना चाहिए। एक कविता माई के बारे, माई ही तो घर थी, यह भी एक लंबी कविता है और अद्भुत कविता है। एक तरह से हिंदी कविता की उपलब्धि की तरह है यह कविता। लंबी कविता है और कैसे अ, मतलब एक पूरा घर एक स्त्री के इर्द-गिर्द होता है। एक स्त्री ही उस घर से जब अनुपस्थित होती है तो घर बिखर जाता है। ये कविता जहाँ खत्म होती है, माई की मृत्यु के अंधेरे में घर कहीं खो गया था, दिखाई ही नहीं देता था घर, क्योंकि माई ही तो घर थी। और अ, बहुत सारे संदर्भ इस कविता में ऐसे हैं कि और जो मतलब कह सकते हैं कि बहुत विचलित करते हैं। एक सामान्य जो परिवार है भारत का, वो किसी भी हिस्से का हो, वो अवध का ही नहीं, वो भोजपुरी प्रांत का ही नहीं, चाहे दक्षिण का हो या कहीं का हो, जो सामान्य परिवार हैं एक तरह से उनकी भी उपस्थिति इस कविता में कहीं न कहीं आई हुई है। माएँ किस तरह होती हैं हमारे जीवन में कि उन्हें अपनी चिंता नहीं थी और न ही बीच रास्ते छूट जाने की, अपने बच्चों की चिंता खाए जा रही थी उन्हें। छोटे भाई-बहनों को अपनी आँखों के सामने ही रखतीं वे, उन्हें खिलातीं, पिलातीं और नहलाकर जब कपड़े पहनाती हुई सिसकतीं, तो मेरा अंतस हाहाकार कर उठता, सोचता, मैं भी एक बार लिपट कर उनसे जी भर कर रोऊँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। वे कहतीं कि सबसे समझदार बेटे हो तुम मेरे, इनकी पढ़ाई-लिखाई, बहनों की अच्छे घरों में शादी, बाबूजी की देखभाल और ढेर सारी ज़िम्मेदारियाँ छोड़े जा रही हूँ तुम्हारे ऊपर। बस एक ही मलाल है, कुछ नहीं कर पाई तुम लोगों के लिए। मन रो उठता कि कहूँ, हम ही क्या कर पाए आपके लिए। बीमार माँ, संभवतः कैंसरग्रस्त माँ अपने जीवन से लड़ते हुए किस तरह अपने बच्चों के बारे में सोच रही हैं, परिवार के बारे में सोच रही हैं और कैसे माँ के नहीं रहने पर चीज़ें लगता है जैसे बिखर गईं। एक मार्मिक आख्यान है यह पूरी कविता, बार-बार अ, पढ़ने की माँग करती है, बार-बार अपनी ओर खींचती है। अ,
एक छोटी-सी कविता है, क्या कहा जा सकता है? एक समय आँसुओं की कीमत थी, आज नहीं है। लोग हैं कि बात-बात पर हँसते हैं, बात-बात पर रोते हैं। ऐसे समय में जब रोना-हँसना एक जैसा हो गया है, तो किसी भी चीज़ के बारे में क्या कहा जा सकता है? छोटे-छोटे अनुभवों की बड़ी कविताएँ लिखी हैं दुर्गा प्रसाद गुप्त ने, बहुत धैर्य के साथ। पिछले लगभग 30-35 वर्ष से वो कविताएँ लिख रहे हैं। कुल 2 संग्रह प्रकाशित हैं। ज़ाहिर है आलोचना अ, भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण लिखी है, लेकिन बहुत अधिक नहीं है वो भी, मतलब इस तरह जिसको कहते हैं कि बहुत लिखाड़ किस्म के न वो आलोचक हैं, न कवि हैं। हालाँकि बहुत अधिक लिखने वालों का मैं उस तरह का आलोचक नहीं हूँ, अगर गुणवत्ता हो तो अधिक भी कोई लिख सकता है। लेकिन ये एक धैर्य है जो दुर्गा प्रसाद गुप्त में है। छोटी-छोटी कई कविताएँ हैं। मैं जो हूँ वही रहूँगा मर कर भी, मैं जो नहीं हूँ वह नहीं होना चाहता जी कर भी। यह ज़िद एक कवि के भीतर ही हो सकती है। यह नैतिकता ही किसी कवि को विश्वसनीय कवि बनाती है। अगर यह नैतिकता न हो तो कविता का फ़ॉर्म जानना और उस फ़ॉर्म में कुछ शब्द को रख लेना और कवि कहला लेना कोई मायने नहीं रखता, वह निरर्थक है। और समय की शिला पर ऐसे कवि व्यर्थ साबित होते हैं, मिट जाते हैं। जिनमें गहरी नैतिकता होती है, वे ही कवि कहीं न कहीं हमारी आत्मा का रसायन बदलते हैं। हमारा जो कुछ भी है, कह सकते हैं हमारी चेतना अ, को बदलते हैं, हमारा विरेचन करते हैं। बहुत एक कविता तो एक कवि को संबोधित है जिसमें वो कहते हैं कि जो कविताएँ हैं वो मतलब अहंकार के साथ जीवित नहीं रह सकती अच्छी कविताएँ। वो सब चीज़ें जो हैं अ, विनम्रता कवि का आभूषण है। अगर कवि विनम्र नहीं है, देखिए ज़िद होना, स्वाभिमानी होना एक बात है, लेकिन विनम्र होना भी बहुत ज़रूरी है। दुर्गा प्रसाद गुप्त अपनी कविताओं में इस बात को बार-बार रेखांकित करते हैं, बार-बार कहते हैं, आपकी क्रूरता दिखती है आपकी मुस्कुराहट में, मन रोने को हो आता है आपकी समझ पर। कोई कैसे मुस्कुरा सकता है तमाम ज़िंदगियों को ख़त्म करने के बाद? ये इस तरह की पंक्तियाँ, बहुतेरी पंक्तियाँ दुर्गा प्रसाद गुप्त की कविताओं में आती हैं, जो ज़ाहिर है कि उन लोगों को संबोधित हैं, जो शक्ति के मद में बहुत कुछ भूल जाते हैं, बहुत कुछ उन्हें याद नहीं रहता। इंतज़ार उम्मीद की भाषा, परीक्षा है धैर्य की, जानता हूँ मैं इसीलिए करता हूँ इंतज़ार खामोशी से कि शायद पा सकूँ तुम्हें एक दिन और अर्थ अपने जीवन का। अ, बहुत पारदर्शी किस्म की कविताएँ हैं। गहरी संश्लिष्टता है इनमें, लेकिन उलझाव नहीं है। संश्लिष्टता अ, भारतीय सामाजिक संरचना की एक विशिष्टता है। तो जाहिर है कि कोई कवि इससे कैसे अलग रह सकता है। तो बहुत सादा दिखती कविताओं का मतलब सरल कविताएँ नहीं हैं। ये अ, भारतीय समाज की एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे समय के विश्व की जो जटिलता है अ, उन पर टिप्पणी करने वाली कविताएँ हैं। छोटे-छोटे वाक्य, बहुत सधे हुए वाक्य, एक गहरी लयात्मकता से युक्त वाक्य, ये सब विशेषताएँ हैं दुर्गा प्रसाद गुप्त के कवि की, उनके कवि कर्म की और उनके इस संग्रह की। वो कविता का छल भी देखते हैं और मानते हैं कि कविता का जो छल है वो अ, पूरी भाषा के साथ अन्याय है, समाज के साथ अन्याय है और बहुत साहस के साथ वो कविता का छल जैसी कविता भी लिखते हैं। वासिंदे नहीं होते बंजारे जैसी कविता लिखते हैं।
और ज़ाहिर है कि जो हवा चल रही है उसके विरुद्ध खड़े होने का साहस रखते हैं और करते हैं। मैं उन्हें इस संग्रह के लिए अकेलेपन में भी इश्क सूफ़ी है, इस संग्रह के लिए उन्हें बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह संग्रह निश्चित तौर पर व्यापक पाठक समुदाय तक पहुँचेगा और हिंदी कविता की ताकत के रूप में पहचाना जाएगा। जो अगली किताब है वो कलावंती सिंह की किताब है, 40 पार की औरत। यह उनका पहला संग्रह है और लंबे समय से कलावंती सिंह कविताएं लिख रही हैं, आलोचनात्मक टिप्पणियां भी लिखती हैं वो। खासकर पुस्तक समीक्षाएं उन्होंने बहुत सारी लिखी हैं। कविताएं पिछले 25 एक वर्ष से वो लिख रही हैं, लेकिन यह उनका पहला संग्रह है। छोटी छोटी कविताएं, कह सकते हैं कि हम आसपास जो सत्य विन्यस्त है हमारे पर्यावरण में, हमारे सामाजिक पर्यावरण में, हमारे सांस्कृतिक पर्यावरण में, उनको पकड़ने की कोशिश करती हैं कलावंती सिंह। हाँ, प्रेम उनकी एक छोटी सी कविता है। मैंने कहा प्रेम और झर पड़े कुछ हरसिंगार, मैंने कहा स्नेह और बिछ गए गुलाब, मैंने कहा मित्रता और भर गई सिर से पांव तक अमलतास से, और जिंदगी तुम्हारी शुभाकांक्षाओं के उजास से। पिता के बारे में एक छोटी सी कविता है। पिता जब तक थे जीवित कितनी बड़ी आश्वस्ति थे, ठीक चले गए उस समय जब मेरे पंखों ने उड़ान की तैयारी की। एक बेटी का दुख इस कविता में है, लेकिन पिता की आत्मीय उपस्थिति आ, सिर्फ इस कविता में नहीं, लगता है जैसे पूरे जीवन में है, और वो होनी भी चाहिए। पिता ने अपनी अंतिम उड़ान ले ली, पिता ने किए थे क्या क्या जतन मेरे लिए। अब जब बिखरे हैं सुख मेरे आसपास तो सोचती हूँ काश पिता देख पाते कि मैंने ठीक उनके सपनों से कुछ नीचे ही सही, पर बना तो ली है अपनी एक दुनिया। माता पिता हम्म, किसी भी संतति में बचे रहते हैं, यही अमरता है। अमृत तो और कोई चीज नहीं होती। अमृत तो यही है कि हम में हमारे पूर्वज जीवित हैं और अपने आने वाली संततियों में हम सब जीवित होंगे। यही अमरता है, यही अमृत है, और क्या है। इसको कलावंती सिंह की जो कविताएं हैं वो रेखांकित करती हैं। संग्रह की जो पहली कविता है, लड़की। लड़की घूमती है सपनों में डायरी में, लड़की घर से निकलती है घर की तलाश में, लड़की देखती है उड़ती पतंगें और तौलती है पाँव, उसके देह से निकली खुशबू फैलती है घर आंगन तुलसी और देहरी तक। बाबूजी की चिंताओं सी ताड़ हुई, अम्मा की खींच में पहाड़ हुई। लड़की घुटनों पर सिर डाले उलझे उलझे सपनों से, सपनों में आधी सोती आधी जागती सोचती है, एक दिन जब उसके मन के दरवाजे होंगे साझेदार और खिड़कियां गवाह, वह धूप से उसका हरापन मांग लाएगी, सूरज से उधार लेगी रोशनी, चिड़िया से पूछेगी दिशा, और आसमान का नीला रंग उसके दुपट्टे में सिमट आएगा। अद्भुत, बहुत अच्छी कविता है, साफ सुथरी, और वह कहती हुई जो कहना चाहती है यह कविता। कहीं कोई अस्पष्टता नहीं, कहीं कोई दुविधा नहीं, और कहीं कोई विमर्श का कोई बड़ा ताना बाना नहीं। यह विशेषता है कलावंती सिंह की। 40 पार की औरत, पहली बार अगर मैं याद करूं तो इस तरह का अ, पद मैंने रघुवीर सहाय की कविता में पढ़ा था, 40 के ऊपर की औरत। और पिछले दिनों इस तरह के पद का उपयोग बहुत से कवियों ने किया। जाहिर है कि जब कोई एक पद चलन में होता है तो बहुत से लोग उसको उठाते हैं और अपने अपने ढंग से उसे अपने समय में व्यक्त करते हैं। कलावंती सिंह ने भी इसे अपने ढंग से व्यक्त किया है, अपने ढंग से रखा है। और भारत में जो बहुसंख्यक स्त्रियां हैं वो कैसी हैं? कलावंती सिंह के शब्दों में देखें, अक्सर स्त्रियां सुख का हाथ छोड़कर
दुख को पार करा देती हैं सड़क। बहुत अच्छी पंक्ति है। स्त्रियां सुख का हाथ छोड़कर दुख को पार करा देती हैं सड़क। घर के चूल्हे चौके बर्तन बासन की तरह ही है घर वाला भी। उसकी गृहस्थी का एक औजार कभी कभी सहती जूतम पैजार। गए के लौटने का करती है इंतजार कि कहाँ जाएगा बुद्धू, लौट के घर को आएगा बुद्धू। और घर परिवार इन कविताओं का जीव द्रव्य है। गहरी आत्मीयता इन कविताओं में विन्यस्त है। अ, वायवीय किस्म की कविताएं नहीं हैं। छोटे छोटे अनुभवों को कविता में ढालने की सफल कोशिश की है कलावंती सिंह ने। अ, भ्रमजाल एक कविता है। विचलित मन की आशंकाओं ने एक भ्रमजाल बुना था। कल्पित स्नेह की आशा ने ये सोच सींचे थे स्वप्न की गंध की फसल काटेंगे। अनुत्तरित एक कविता है। जानती हूँ पूछ रही हूँ जो तुमसे वह अनुत्तरित है युगों से ही, फिर भी पूछना मेरी व्यवस्था है और उत्तरहीनता तुम्हारी। पितृसत्ता से स्त्रियां सवाल कब से पूछ रही हैं, लेकिन कहाँ कोई जवाब मिलता है। और पितृसत्ता क्यों कर जवाब देने लगी। अगर वो जवाब देने लगेगी तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा उसका, और स्त्रियों के सपनों का संसार बन जाएगा। और अगर वो बन जाए तो बहुत अच्छा है। वो पितृसत्ता के सपनों के संसार से कहीं निर्मल, पवित्र और पारदर्शी शब्द, जो मैं अभी दुर्गा प्रसाद गुप्त की कविताओं पर बात करते हुए कह रहा था, कुछ वैसा बन जाएगा। आ, एक छोटी सी कविता है। सपने, मैं अब टूटे सपनों के किरचों का मातम मनाना नहीं चाहती। उन्हें समेट दूर फेंक देना चाहती हूँ, यहाँ से उनके टुकड़े टुकड़े होने की चीख मुझ तक न पहुंचे। यह एक नई स्त्री का संकल्प है। ये कोई मामूली पंक्ति की तरह इसे न देखें आप। मामूली पंक्ति नहीं है यह। एक नई स्त्री की सोच इसमें अभिव्यक्त हुई है। तो इस तरह से जो कविताएं हैं, बेटियों पर कविता है, छोटी छोटी कई कविताएं हैं। और अ, मेरे ख्याल से 4 कविताएं हैं बेटियों को लेकर के। जो चौथी कविता है, बेटियां देना चाहती हैं स्नेह समर्पण विश्वास, दे देकर कभी खाली नहीं होते उनके हाथ, भर जाती है उनमें एक चमत्कारिक ऊर्जा, जबकि लेने वाले के हाथ रहते हैं हमेशा खाली। तो अच्छी कविताएं हैं बेटियों को लेकर। और जैसा कि मैं कह रहा था कि बेटियों पर कविताएं अधिक से अधिक लिखने की ज़रूरत है। सिर्फ फैशन में नहीं, गहरी संलग्नता के साथ लिखने की ज़रूरत है। क्योंकि सचमुच पितृसत्ता का जवाब, जो कविताएं बनेंगी वो बेटी केंद्रित कविताएं होंगी। वहाँ वो स्त्री विमर्श का एक नया स्वरूप होगा। स्त्री आंदोलन का एक नया स्वरूप तैयार हो सकता है ऐसी कविताओं से। तो इस ओर देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। मोनालिसा के बारे में हम सब जानते हैं, पेंटिंग के बारे में जानते हैं। 7 छोटी छोटी कविताएं कलावंती सिंह ने लिखी हैं। किसी के प्यार में हो आज कर मोनालिसा, तुम्हारी मुस्कान कितनी दिव्य हो गई है इस नश्वर संसार में, बस यही अनश्वर बचा है, इन दिनों तुम थोड़ी दार्शनिक हो गई हो मोनालिसा। तो इस तरह की कविताएं जो है हैं अ, अच्छी कविताएं हैं ये। इनको पढ़ते हुए कविता पढ़ने का सुख मिलता है। इन्हें पढ़ते हुए लगता है कि हम कविता ही पढ़ रहे हैं। कोई ऐसा गद्य का टुकड़ा नहीं पढ़ रहे कि क्यों, मतलब मन में कोई खींच पैदा हो। कुछ इस ऐसा नहीं लगता, अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि इस संग्रह का स्वागत किया जाना चाहिए। यह संग्रह अ, एक अच्छा संग्रह है। एक कवि का पहला संग्रह है कलावंती सिंह का। तो कवि के पहले संग्रह का स्वागत होना चाहिए, उस पर बातचीत होनी चाहिए और अधिक से अधिक लोगों द्वारा इसे
पढ़ा जाना चाहिए। तो मैं कलावंती सिंह को भी उनके इस संग्रह के लिए बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उन्हें अ, इस संग्रह से पर्याप्त ख्याति मिलेगी और यह संग्रह हिंदी कविता के आयतन को बढ़ाने वाला संग्रह बनेगा। तो आज हमने 2 संग्रहों की चर्चा की। दुर्गा प्रसाद गुप्त के संग्रह अकेलेपन में भी इश्क सूफी है और कलावंती सिंह के संग्रह 40 पार की औरत। अगले शनिवार को हम 2 और किताबों के साथ मिलेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। तब तक ये किताबें आपको जहाँ भी मिलें इन्हें पढ़िए और हो सके तो इनके कवियों से भी संवाद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।